तो थंडरबोल्ट्स मूवी रिलीज हो चुकी है और ये मूवी पैक्ड है एक्शन, इमोशन और लाफ्टर से। थैंक्स टू मार्वल इंडिया जिन्होंने मुझे और मेरे दोस्तों को इनवाइट किया मूवी के प्रीमियर पर। तो अब जब हमने ये मूवी देख ली है तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो थंडरबोल्ट्स मूवी बेस्ड है रिडेम्पशन पर। चाहे आप पूरी थंडरबोल्ट्स टीम की बात करो, बॉब की बात करो या यहाँ तक कि वैल की बात करो, ये मूवी हर एक कैरेक्टर के अंदर झांक रही है, उनके इमोशन को बाहर निकाल रही है और हमारे सामने रख रही है एक टीम जो ऐसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं जो कि उनके लेवल से तो बाहर है, पर कहीं ना कहीं ये मुसीबत यही सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टोरी की बात करें तो मूवी शुरू होती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के इवेंट्स के बाद। हमें ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में और वकांडा फॉरएवर में वेल से मिलवाया गया, जो कि घोस्ट, येलेना, जॉन वॉकर और टास्क मास्टर को रिक्रूट करके उनसे अपने काले काम करवा रही है, जिनके साथ साथ वो एक सुपर हीरो भी बनवाने में लगी है इलीगल एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, जिसकी जांच सरकार पर ध्यान रखने वाली बॉडी कर रही है। और अगर इस जांच में वैल के काम सामने आए तो उसे जेल होगी। अब वैल इन सब से बचने के लिए उस एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स, डेड बॉडीज और इवन उसके शैडो एजेंट्स जैसे येलेना और बाकी सभी को खत्म करने के लिए सबको वॉल्ट भेज देती है। वहीं बकी जो अब पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है, वो जानता है वैल के काले काम और वो उसका सच सबके सामने लाना चाहता है। अब वैल के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स की डेड बॉडीज में से एक डेड बॉडी वापस उठ जाती है। इस एक्सपेरिमेंट पे सुपर सोल्जर सीरम के चेंज्ड वर्जन को यूज किया जा रहा था, जो कि काम कर गया इस बॉडी पर। और ये है बॉब, जो कि वॉल्ट से बाकी शैडो एजेंट्स के साथ बचकर आ जाता है। वैल को उसके इलीगल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आखिर मिल ही जाता है और दूसरी तरफ बकी वैल के सारे शैडो एजेंट्स को एलेक्सी के साथ पकड़ लेता है ताकि उन्हें वैल के खिलाफ एविडेंस की तरह यूज कर सके। पर जैसे ही बकी को पता चलता है कि वैल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और अब वो उसे फायदे के लिए यूज करने वाली है, तो बकी तुरंत येलेना और बाकी सभी के साथ टीम अप करता है वैल को रोकने के लिए। अब ये स्टोरी बहुत सिंपल है, हालांकि यहाँ एक रनिंग थीम है। बकी, येलेना, टास्क मास्टर, जॉन वॉकर और यहाँ तक कि एलेक्सी, इन सब ने अपने पास्ट में जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करी है जिनके पछतावे के साथ ये आज भी जी रहे हैं। इनमें बकी ने तो अपने विंटर सोल्जर वाले कामों को लेकर शांति बना ली थी, पर बाकी सब यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए जब इनके सामने बॉब आया, जिसका पास्ट भी इन्हीं की तरह प्रॉब्लमैटिक था, तो कहीं ना कहीं ये सभी अपने पास्ट के साथ कैसे पीस बनाए, ये इन्हें बॉब के अंदर के डीमन से डील करते हुए समझ आया, जहां ये सब सामने आए एक टीम बनकर। और यही कोर थीम है मूवी का, जिसे परफेक्टली डिपिक्ट किया गया है यहाँ तक कि हमें वैल की बैक स्टोरी दिखाई गई, जहां उसकी सब कुछ कंट्रोल करने की जिद हमें क्लियरली समझ आ रही थी। उसने मूवी में एक बहुत गजब की लाइन भी बोली, राइचसनेस विदाउट पावर इज जस्ट एन ओपिनियन। क्या बात है। स्टोरी की पेसिंग भी यहाँ जबरदस्त थी, आप कहीं भी बोर फील नहीं करोगे। ऊपर से आप टेंशन में रहोगे बॉब की पावर्स को देखकर कि कहीं ये इस टीम के किसी मेंबर को कम ना कर दे। पर मूवी से मेरी एक शिकायत है, यहाँ सेंट्री और थंडरबोल्ट्स के बीच एक फाइट हुई थी मूवी में, जो कि बहुत जबरदस्त थी। और ये अकेला एक पूरा सीन इतना औसम था कि इसी वजह से मुझे मूवी के एंड में एक और एक्शन सीक्वेंस देखने का मन हो गया। देखो, टेक्निकली स्टोरी के हिसाब से फाइनल फाइट की जरूरत नहीं थी, पर मुझे एक सुपर हीरो फैन होने के नाते ऐसा लगता है कि हर सुपर हीरो मूवी के एंड में एक एक्शन सीक्वेंस तो होना ही चाहिए। पर ओवरऑल मूवी की स्टोरी अच्छी थी, एक प्रॉपर सेटअप, एक प्रॉपर टीम के लिए, वो टीम जो कि एक जैसा दर्द आपस में शेयर करते हैं। इन सब के ऊपर मुझे ये भी अच्छा लगा कि मूवी ने बकी को एक लेजेंडरी एंट्री दी। ये सीन इतना ऑसम था कि पूरा थिएटर ताली और सीटियों से गूंज उठा। प्लस सेंट्री के पावर लेवल को परफेक्टली यहाँ सेटअप कर दिया गया। यहाँ फनी डायलॉग्स कई सारे थे और वो हर जगह परफेक्टली फिट हो रहे थे, और जिस भी जगह टेंशन बिल्ड हो रहा था उसे डिफ्यूज करने का काम कर रहे थे। ये सब पॉसिबल हो पाया है डायरेक्टर जेक श्रेयर के थीम पर लेजर फोकस रखने की वजह से, और राइटर्स का डायरेक्टर के विजन को परफेक्टली अपनी राइटिंग में उतारने की वजह से। इमोशन यहाँ हाई थे क्योंकि यहाँ द बियर की राइटर जो थी, जिन्होंने भी द बियर देखा है उन्हें पता है टेंशन क्या चीज होती है। प्लस राइटर एरिक पियर्सन का कैरेक्टर्स को अपलिफ्ट करने वाला टच भी हमें यहाँ दिखा। अब बात करते हैं एक्टर्स की। ये मूवी थी बॉब और एक टीम के बारे में। पहले टीम की बात करें तो सबसे पहले बात करनी होगी सेबेस्टियन स्टैन के बकी बार्न्स की। सेबेस्टियन स्टैन जैसे वर्सेटाइल एक्टर का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू में होना बताता है कि मार्वल वालों की किस्मत अच्छी है। ये कैरेक्टर एमसीयू में फेज 1 से है और ये हमें चाहे मूवी में दिखे या सीरीज में, इसकी प्रेजेंस माहौल को ऊपर उठाती है। और यहाँ भी सेबेस्टियन स्टैन परफेक्टली दिखा रहे थे कि कैसे एक कैरेक्टर जिसका पास्ट बहुत बुरा रहा हो, वो जानता है कि उसे क्या करना है कि हिस्ट्री रिपीट ना होने दे। फ्लोरेंस प्यू की येलेना बेलोवा कहीं ना कहीं इस मूवी की मेन कैरेक्टर की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही थी,
जिसका पहले बॉब को समझाना कि अपने पास के साथ क्या करना है, फिर मूवी के एंड में अपनी बातों को बदल लेना, ये एक परफेक्ट ट्रांजिशन था। एक ग्रुप ऐसे ही वर्क करता है, आपके साथी, आपके दोस्त, आपकी गैंग, आपका जो भी ग्रुप हो, वो खुद को हील करते हुए आपको भी हील करने की कोशिश करते हैं। और यही एनर्जी दे रही थी फ्लोरेंस प्यू अपनी परफॉर्मेंस से। फ्लोरेंस ऑलरेडी अपनी एक्टिंग के झंडे कई जगह गाड़ चुकी है और उन्होंने यहाँ भी 100% से कम नहीं दिया अपना। वाइट रसल के जॉन वॉकर और हैना जॉन कामेन की घोस्ट यहाँ सपोर्टिंग रोल में थे। इन दोनों में वाइट रसल के जॉन वॉकर का अपनी फैमिली को लेकर पहले झूठ बोलना और फिर उसके सच का सामने आना, ये बहुत ही दुख भरा सीन था, जो कि वाइट ने सिर्फ अपने फेस एक्सप्रेशन से परफेक्टली दिखाया और उसके बाद भी उनके डायलॉग्स फनी लग रहे थे। ये कहीं ना कहीं लाइफ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखो, लाइफ है, यहाँ सब कुछ होना है, चाहे अच्छा हो या बुरा, पर किसी भी माहौल में कहीं ना कहीं आपको हंसी आ ही जाती है। वही कॉमेडी और पेन को परफेक्टली जगल कर रहे थे डेविड हार्बर के एलेक्सी शोस्ताकोव, जो कि येलेना की प्रॉब्लम समझ भी रहे थे और ये भी जान रहे थे कि इस दर्द का कोई इलाज नहीं है, बस इसी के साथ जीते रहना है, आगे बढ़ना है, अपना काम करना है और अचीव करना है हीरो बनने की ग्लोरी। अब मेरी फेवरेट कॉमेडी एक्ट्रेस की बात करते हैं, यानी कि जूलिया लुई ड्रेफस। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि जूलिया लुई ड्रेफस एक बार नहीं दो बार अपनी एक्टिंग और कॉमेडी के झंडे गाड़ चुकी है टीवी पर, वो भी आज से 30 साल पहले से। और अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस का विलेनस रोल प्ले करना, वो भी डार्क पास्ट के साथ, ये ऑसम था। उनका मदरली बिहेव करना बॉब से अपनी बात मनवाने के लिए, ये बहुत मेस्ड अप था, पर उन्होंने परफेक्टली इस रोल को प्ले किया, जहां से समझ आता है कि वेल पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पर अब आते हैं मूवी की सोल पर। लुइस पुलमैन मूवी में 3 रोल प्ले कर रहे थे। पहला डरा हुआ सहमा हुआ बॉब, जो कि एक एडिक्ट था जिसका पास्ट बहुत बुरा रहा है, पर लुइस पुलमैन जैसे ही सेंट्री के लुक में सामने आए, उनकी परफॉर्मेंस से आप कह नहीं सकते कि ये बंदा थोड़ी देर पहले बॉब था। और जब वो वॉइड बना तो वो अलग ही लेवल पर था। मेरे ख्याल से इस कैरेक्टर को प्ले करना आसान नहीं होगा, पर लुइस पुलमैन ने इस रोल को बहुत बढ़िया से प्ले किया। उनके बेस्ट रूम वाले सीन ने मेरे दिल में दर्द दे दिया भाई। ओवरऑल इसे कहते हैं परफेक्ट कास्टिंग, जहां मैं मार्वल की कास्टिंग डायरेक्टर सारा हेली फिन की तारीफ भी करना चाहूंगा, जो कि मार्वल के डे 1 से परफेक्ट कास्टिंग पुल करती जा रही हैं। ये भी एक रेयर टैलेंट है। अब बात करते हैं एक्शन की। मूवी में 4 से 5 एक्शन सीक्वेंस थे। लास्ट में कोई एक्शन सीक्वेंस नहीं था, बस एक सैड पंचिंग सीक्वेंस था, पर जो 4 से 5 सीन थे एक्शन वाले, वो जबरदस्त थे। येलेना का बिल्डिंग से जंप करके अपना काम करना, वेल के सारे शैडो एजेंट्स को आपस में एक दूसरे से लड़वाना, इवन टास्क मास्टर का एरो ब्लास्ट ऑसम था। जिसके बाद बकी का सबको बचाना, फिर एवेंजर्स टावर जिसका नाम है वॉच टावर, उसके नीचे भी छोटा सा एक्शन सीन अच्छा था। ये सभी हैंड टू हैंड कॉम्बैट थे, जो कि बहुत ग्राउंडेड, बहुत टेक्निकल थे। ये सारे सीक्वेंस अच्छे थे, पर ये बॉब के सीन्स के आगे कुछ भी नहीं थे। हम सभी फैंस हमेशा सोचते थे कि अगर मार्वल में सुपरमैन आया तो कैसा नजारा होगा, और उस नजारे की झलक हमें मिल चुकी है। बॉब पर गोलियों का असर ना होना, बॉब के सेंट्री फॉर्म में थंडरबोल्ट्स को फेंकना और खुद ही कैच कर लेना, और इवन उसका शुरुआत में उड़ना, ये कुछ ऐसा है जो मार्वल में थोड़ा रेयर है। और अब मैं चाहूंगा कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में भर भर के सेंट्री एक्शन देखने को मिले, इसकी अब बहुत जरूरत है। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है जो कि बस एक फनी सीन है, पर मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत लंबा और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्यूचर को टीज कर रहा है। मूवी के लैंग्वेज और फॉर्मेट की बात की जाए तो मुझे और मेरे दोस्तों को मूवी के प्रीमियर के लिए इनवाइट किया गया था, जहां में इंग्लिश लैंग्वेज और आईमैक्स फॉर्मेट में मूवी दिखाई गई। और इंग्लिश में मूवी इमोशन हैवी और फनी थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने हिंदी में देखी होगी उन्हें मूवी थोड़ी सी ज्यादा फनी लगी होगी। मूवी का आईमैक्स एक्सपीरियंस ऑसम था। यहाँ कई सारे फुल फ्रेम सीन थे, जिनकी वजह से जो सीन फुल फ्रेम नहीं भी थे उनके बारे में पता ही नहीं चल रहा था। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप आईमैक्स में मूवी देख सकते हैं तो आईमैक्स में मूवी जरूर देखें। खासकर जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें मैं रेकमेंड करूंगा कि पीवीआर प्रिया जरूर जाएं। मुझे और मेरे दोस्तों को तो भाई बहुत मजा आया। पर अगर आपकी लैंग्वेज और फॉर्मेट को लेकर कोई पर्सनल प्रेफरेंस है तो उसी में मूवी को देखें। अगर आपने मूवी देख ली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक छोटा सा रिव्यू जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।